नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बॉटनी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक फंगस लेंगे, जो पेपर सेकंड से रिलेटेड है। फंजाई यानी कि कवक। आप लोगों ने कवक को देखा भी होगा और पहचानते भी होंगे। इन चित्रों को देखिए। कुकुरमुत्ते या जो सांप की टोकरी बरसात के दिनों में कई कई जगह आपको दिखाई दी जाती है। आलू, नींबू या अन्य किसी भी सब्ज़ी पर जो सड़न के साथ सफ़ेद रेशे दिखाई देते हैं, ये भी कवक है। आपके शरीर पर होने वाले दाग धब्बे, जो जिन्हें हम रिंग वॉर्म्स कहते हैं, वो भी फंगस की देन होते हैं। ब्रेड के ऊपर जो बारीक बारीक रेशे दिखाई देते हैं और फिर बाद में जो भूरे या हल्के हरे रंग के रेशे से दिखाई देने लग जाते हैं, वो सब भी क्या हैं? कवक हैं। इसके अलावा अचार पर जो फफूंद लग जाती है, ये सब क्या है? कवक है। इन सबको देखकर आप सोचेंगे कवक हमेशा नुकसानदायक है, पर ऐसा नहीं है। कवक को आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल भी लेते हैं। जैसे जो चीज़ है उसके अंदर उसे फ्लेवर डालने के काम में लिया जाता है। दूसरा, ब्रेड बनती है या वाइन जो बनती है, उसके अंदर हम एक यीस्ट डालते हैं, जो कि क्या है? कवक है। उसके अलावा सीधे तौर पर इसे गुच्ची या मशरूम, ये जो हम खाते हैं सब्ज़ी बनाकर या अचार बनाकर, वो भी कवक ही हैं। तो कवक को आप अपने आसपास देखते हुए आए हैं। कवक के बारे में एक ऐतिहासिक घटना है जिसने पूरी संस्कृति बदल के रख दी थी। कहाँ की? आयरलैंड की। आयरलैंड जो कंट्री है यूरोप में, वहाँ का मुख्य भोजन आलू था, स्टेपल फूड पोटैटो था। और फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस नाम के एक कवक ने उसके अंदर आलू में क्या करी? बीमारी करी, जिसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस बीमारी के कारण उसकी पत्तियाँ और उसके एडिबल शूट, जो कि क्या होती है? आलू होती है, वो आलू को उसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और आलू के नष्ट होने से वहाँ पर भुखमरी फैल गई। क्या हो गया? फेमाइन हुआ। इसके कारण आयरलैंड के लोग भाग कर अमेरिका आए, और इस तरीके से जहाँ आयरलैंड की कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब प्रभावित हुई, उसी प्रकार से अमेरिका में भी एक नए प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ। यह फेमाइन 1845 से 1849 के बीच में हुई थी। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि फंगस क्या शब्द है। फंगस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मशरूम। अब आते हैं कि फंगस की स्टडी को या फंगस कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। यह शब्द दो शब्दों से बना है। माइको मतलब कि माइक्स मतलब मशरूम, और लोगोस मतलब टू स्टडी। ठीक है। जो वैज्ञानिक कवक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? कवक विज्ञानी जिन्होंने सबसे पहले कवक का अध्ययन किया, वो तो पियरे एंटोनियो मिशेले थे, लेकिन मॉडर्न माइकोलॉजी के जो जनक हैं वो डी बेरी थे। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी सर एडविन जॉन बटलर को माना जाता है। वो भी आयरलैंड के थे और यहाँ भारत में उन्होंने IARI में अपना काम शुरू किया था। वो बहुत ही फेमस पैथोलॉजिस्ट थे और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी थे। भारत के ही एक वैज्ञानिक डॉक्टर KC मेहता ने पक्सीनिया के ऊपर बहुत ही अहम काम किया है। अब आएगा मुख्य प्रश्न कि फंगस है क्या? आखिर कवक क्या है? आपसे पूछा जाए कवक क्या है, तो आप बताएंगे कि कवक एक यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि उसकी कोशिकाएं कैसी हैं? यूकैरियोटिक हैं। क्लोरोफिलस का अर्थ क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरित लवक रहित हैं। अगर कोई भी जीव हरित लवक रहित है तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, इसलिए ये कैसे हैं? हीट्रोट्रोपिक हैं। कैसे हैं? विषम पोषी। स्पोर बियरिंग है, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बीजा प्रभारी हैं ये। और लिविंग है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं और अपना भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कैसे हैं? सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे कि फंगस इज अ यूकैरियोटिक एक्लोरोफिलस हीट्रोट्रोपिक स्पोर बियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। कवक एक यूकैरियोटिक हरित लवक रहित
विषमपोषी बीजा प्रभारी सजीव है। अब इसकी उत्पत्ति कब हुई होगी? तो उत्पत्ति का जो मुख्यतः का तरीका होता है जानने का, वो होता है उसके फॉसिल रिकॉर्ड या उसके अवशेष कब पाए गए। तो इनके अवशेष डेवोनियन और प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स में पाए गए। कवक के लगभग 5100 वंश और 50,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई या फंगस के मुख्य जो लक्षण हैं वो क्या है। सबसे पहले इसके आवाज़ की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन या यूबिक्यूटस है, मतलब ये सर्वव्यापी है। हवा में, मृदा में और जल में सभी जगह ये पाया जाता है। एयर, वाटर, सॉइल सभी जगह इसको ये मिलते हैं। ये सिम्बायोटिक अवस्था मिलते हैं, मतलब सहजीविता के अंदर भी सहजीवी के तौर पर भी मिलते हैं। पैरासाइट के तौर पर मिलते हैं। पैरासाइट मतलब किसी और सजीव के ऊपर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और हाइपर पैरासाइट के तौर पर भी मिलते हैं। हाइपर पैरासाइट क्या है? जब कोई परजीवी किसी और परजीवी पर से ही पोषण प्राप्त करे तब उसे हम क्या कहेंगे? हाइपर पैरासाइट कहेंगे। अब इसकी हैबिट या किस प्रकार का है ये, तो ये हीटरोट्रोपिक है, हम पहले ही बता चुके हैं। ये हीटरोट्रोपिक मतलब विषमपोषी है। और विषमपोषी सजीव जो होगा वो पोषण कैसे प्राप्त करेगा? या तो मृत जीवों से प्राप्त करेगा या जीवित से। अगर वह जीवित या सजीव से प्राप्त कर रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे? पैरासाइट या परजीवी कहेंगे। जब वह पोषण मृत से प्राप्त कर रहा है तब उसे हम सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहेंगे। और तीसरा अवस्था है भोजन मिलने की सहजीविता। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से ये कैसे हो सकता है? विषमपोषी हो सकता है। अब बात आती है इसकी प्लांट बॉडी की। आखिर इसका शरीर कैसा है? ये सुकाय है, थैलॉइड है। ठीक है, मतलब इसका जो शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं है। ठीक है, अब इसका थैलस कैसा है? इसका थैलस 2 प्रकार का हो सकता है, नॉन माइसीलियल या माइसीलियल। बिना कवक जाल का या कवक जाल युक्त। जब बिना कवक जाल का होगा तब पहला आता है यूनिसेल्यूलर, मतलब एक कोशिकीय। स्लाइम मोड्स जो हैं वो कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं। दूसरी अवस्था है सूडोमाइसीलियल। यीस्ट, जिसका नाम मैं पहले भी ले चुकी हूँ, वो सैक्रोमाइसिस है। सैक्रोमाइसिस या यीस्ट के बारे में आप जानते हैं, वो बडिंग करती है, छोटे छोटे उधर्व बनाती है और फिर उससे नया यीस्ट या नई कोशिका बना लेती है। ये है तो एक कोशिकीय, लेकिन जो ये बडिंग करती है उसकी वजह से कई बार एक के ऊपर एक उधर्व शाखा लगती जाती है और उस उधर्व की वजह से हमें ये कभी कभी कैसा लगता है? माइसीलियम जैसा या कवकजाल जैसा दिखाई देने लगता है, पर वो है कैसा? वह मुख्यतः एक कोशिकीय है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सूडोमाइसीलियल या आभासी कवकजाल की अवस्था होती है। तो दूसरा है माइसीलियल या कवकजाल युक्त। जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा? नॉन सेप्टेट, पटहीन या पटयुक्त। ठीक है, अगर पटहीन है तो नॉन सेप्टेट है, जैसा कि ओमाइसिटीज़ और ज़ाइगोमाइसिटीज़ में मिलता है। और पटयुक्त है तो वो मिलता है एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। अब बात आती है कि भाई ये थैलस किससे बना हुआ है? थैलस बना है हाइफी या कवक तंतु से। कवक तंतु क्या है? जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं फंगस की, या यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं कवक की, वो एक दूसरे के ऊपर 1 डायमेंशन में, एक ही दिशा में, एक ही क्रम में जब एक दूसरे के ऊपर विभाजित होती हैं तो वो पटयुक्त या पटहीन, सेप्टेट या नॉन सेप्टेट क्या बनाती हैं? फिलामेंट, तंतु बनाती हैं। ये तंतु शाखित होएगा। कवक के हाइफी में हमेशा कैसा होगा? शाखित होगा। तो यूकैरियोटिक सेल से कवक में बनने वाला पटहीन या पटयुक्त शाखित फिलामेंट जो है वो क्या है? हाइफी है। ठीक है, तो क्या है? द यूकैरियोटिक सेल्स ऑफ फंगस फॉर्म्ड बाय सेप्टेट और नॉन सेप्टेट ब्रांच फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफी। ये हाइफी हमेशा ही कैसा होगा? हेलाइन होगा। कैसा होगा? बिना रंग का होगा, हल्का सफ़ेद सा पनीला सा आपको दिखाई देगा। पर जब भी यह रिप्रोडक्शन करेगा, जब यह जनन अवस्था में आएगा, तब इसमें कुछ पिगमेंट या
कुछ हमारे को क्या दिखने लगेंगे, वर्णक दिखाई देने लगते हैं। अब आता है माइसीलियम। जो ये कवक तंतु हैं ये बहुत ब्रांचिंग होती है इनमें, ये ब्रांच होके जब एक दूसरे के साथ मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। द ब्रांच्ड फिलामेंट हाइफी फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड माइसीलियम। धन्यवाद।